ओके, आज हम जो पिछला चैप्टर है उसके अंदर, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर 7 के कुछ जिसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा एमसीक्यू हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट देन आई थॉट कि जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ मैं आप पे नहीं छोड़ना चाहता, वो भी मैं खुद करा लेता हूँ। तो आज हम चैप्टर 7 के अंदर जो लास्ट वाले कुछ सेगमेंट्स हैं उसके रिमेनिंग एमसीक्यूज कवर करेंगे। तकरीबन कोई 70 के करीब आज हम कवर करेंगे। तो इन ऑल हमारे पास चैप्टर 7 जो मार्केटिंग पे था, इस पे तकरीबन 270 प्लस एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, या कर चुके होंगे आज बाय द एंड ऑफ दिस डे। 200 हम कर चुके हैं, तो रिमेनिंग को आज हम कवर करेंगे। कल की क्लास में हम एचआर को, ह्यूमन रिसोर्स को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ये 200 तक हम आ गए थे, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से? 201 से, 201 से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटा। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। लेट्स स्टार्ट। अब इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एंड पे आके थोड़े से टेक्निकल हैं, उनको मैं चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसी चीजें मुझे नजर आई, तो मैंने कहा मैं खुद ही प्रैक्टिस करा देता हूँ। और आप में से जो बच्चे मुझे लाइव या रिकॉर्डिंग में देख रहे होते हैं, तो उनको कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिखाई जा सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रांडिंग से स्टार्ट करते हैं। ब्रांडिंग कैन चेंज हाउ पीपल परसीव अ ब्रांड। इट कैन ड्राइव न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज डिश अवेयरनेस। तो किसकी बात हो रही है? आसान सा है, ये आसान सा है। फैशन की अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांड की अवेयरनेस करना, बिजनेस की अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ब्रांडिंग कैन चेंज हाउ पीपल परसीव, द वे दे परसीव अ ब्रांड, प्रोडक्ट। उसको, ये जो एक्टिविटी है ब्रांडिंग की, चेंज कर सकती है। इट कैन ड्राइव न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज, क्या कर सकती है? न्यू इंक्रीज क्या कर सकती है? इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। बी बिल्कुल ठीक है बेटा। 202, which of the following statement is true about effective branding? It encompasses everything that change the customer perception regarding the product of the company in the minds of the customer. It encompasses everything that makes the product similar to others. It encompasses everything that shapes the perception of a company or product in the minds of the customer. And the correct answer is this. It encompasses everything that shapes the perception of the company and product. ठीक है, company and the product in the minds of a customer. C is correct. 203, promotion is often mistaken for marketing because it is the most dash part of marketing. However, marketing encompasses much more than just promotion. दो चीजें हैं, एक है प्रमोशन, एक है मार्केटिंग। इनमें देखा जाए तो क्या है, फर्क है, कैसे फर्क है? मगर इसमें पहले मुझे बताएं कि प्रमोशन को मार्केटिंग से इक्वेट क्यों किया जाता है, मिस्टेकन क्यों होता है कि इज ऑफन मिस्टेकन फॉर मार्केटिंग, यानी कि सेम चीजें। क्योंकि मार्केटिंग का क्या है ये प्रमोशन? विजिबल, मोस्ट विजिबल। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिल्कुल ठीक है बेटा। 204, branding addresses virtually every aspect of customers experience with which of the following? Experience with which of the following? Environment or change, trend or brand, company or product। ये भी इजी है। और चौथा है मार्केट। ब्रांडिंग एड्रेसेस एवरी एस्पेक्ट, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस किसके साथ, एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स एक्सपीरियंस किसके साथ? कंपनी एंड प्रोडक्ट के साथ। जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको कवर करती है ब्रांडिंग। Which of the following requires a deep knowledge of customers and how they experience the company or product? अभी हमने कहा ना, एक्सपीरियंस कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में, इसको शेप करती है ब्रांडिंग। तो which of the following requires a deep knowledge? तो आसान है, ब्रांडिंग उसी की बात हो रही है। 206, which of the following requires long term attention and investment? किस चीज में? communicating about
and delivering the unique value embodied in company's brand. However, this effort reaps long-term profitability. कहता क्या है कि भाई बताएं ऐसी कौन सी चीज है इन द फॉलोइंग ऑप्शंस जिसमें लॉन्ग टर्म, आप एक दिन में छोड़ के करके नहीं छोड़ सकते, लॉन्ग टर्म अटेंशन होता है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। किस चीज में? कम्युनिकेट करने में। क्या चीज कम्युनिकेट करने में? और डिलीवर करने में। क्या चीज डिलीवर करने में? आपकी जो वैल्यू है, जो ब्रांड है। ठीक है जी, BMW तो क्या डिलीवर करता है, मर्सिडीज क्या डिलीवर करता है, वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी। तो कहता है कि इसमें जो टाइम लगता है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, बट बेनिफिट्स इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी पे लॉन्ग टर्म होते हैं। तो कौन सी चीज है इसमें? मार्केटिंग है, ब्रांड बिल्डिंग है, प्रमोशन है, या मार्केटिंग मिक्स है? क्या करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसका होता है? मार्केटिंग का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा। एक बच्चे ने नाम नहीं अपीयर हो रहा, सैमसंग नोट से आपका नाम आ रहा है, आपने जो फीडबैक दिया है। ऐसा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत सारे बच्चों से आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बेनिफिट ले रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि सर एडेंटी पर आई टू क्विजेस, दे आर वेरी वेरी गुड, थैंक यू। तो इसमें आ जाए बेटा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाए 206 पे। तो बेसिकली यस अब्दुल हमीद, ठीक है, सही है बेटा, ये बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग है। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोसेसेस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म अटेंशन देना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मगर उसका फायदा जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में होगा वो भी लॉन्ग टर्म होगा। 207, in which of the following branding can help is a new brand extension? इस पे हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि मैं अगर प्रोडक्ट ए बनाता हूं और अच्छी क्वालिटी की बनाता हूं, उसका नाम बन गया, ब्रांड बन गया। अब अगर मैं इसकी बेसिस पे प्रोडक्ट बी भी लॉन्च करूंगा ना, तो ये एक किस्म की ब्रांड एक्सटेंशन कहलाएगी। ठीक है, इसकी वजह से वो ब्रांड जो 2 है, अगर ये भी लॉन्च करता हूं तो चलने के चांस ज्यादा है। हाँ, अलबत्ता अगर इसकी बहुत पैथेटिक क्वालिटी हो, एक दफा बंदा उसको उठा के जरूर देखता है, यूज करता है, फिर उसके बाद वो देखता है, दोबारा शायद ना आए। क्योंकि एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेवरेज कंपनी है, उसकी एक न्यू बेवरेज उन्होंने लॉन्च किया, और उसके बड़े हर जगह पे जो है वो उन्होंने मार्केटिंग भी की, प्रमोशन भी किया। तो मैं जहां से गुजरता था मुझे नजर आती थी, तो उसकी जो बाकी बेवरेजेस है सारी क्वालिटी होती है। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने कहा यार एक दफा तो देख लेते हैं। मैंने वो बेवरेज परचेज कर लिया, वो सॉफ्ट ड्रिंक जो थी वो परचेज की। अच्छा, मगर एक दफा पीने के बाद अगला जो है ना वो घूंट मैंने नहीं पिया, तो उसके बाद वो दिन आज के दिन नहीं परचेज किया। तो इसका मतलब क्या है, ये हेल्प करती है ब्रांड। ऐसे नहीं है कि ब्रांड है तो भाई आप मट्टी बेचोगे तो बिक जाएगी, नहीं, उसमें भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांडिंग कैन हेल्प इन अ न्यू ब्रांड एक्सटेंशन इज अ प्रोडक्ट लाइन बिल्ड्स ऑन। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट लाइन होती है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बिल्ड्स ऑन कंज्यूमर्स पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द एस्टेब्लिश ब्रांड। क्योंकि उसका ब्रांड के बारे में पॉजिटिव परसेप्शन था, तो अंदाजा क्या था जी, यही ये भी अच्छा ही होगा। नहीं, वो स्नेहा ने नाम लिखा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं था, स्ट्रिंग नहीं है, स्टिंग भी नहीं है, ठीक है, कुछ और था, मगर ऐसी कोई चीज थी। चलो भाई आ जाओ, इसमें किस चीज की बात हो रही है? रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को, बोथ ए एंड बी को, या नन ऑफ को। देखिए इसमें ना जो बात हो रही है, क्योंकि न्यू की हो रही है, तो बी इज करेक्ट कि न्यू न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को ये ब्रांडिंग जो होती है वो आसान कर देती है। अगर आपकी ऑलरेडी ब्रांड बनी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट नई लॉन्च कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा? आपको ब्रांड एक्सटेंशन का बेनिफिट मिलेगा। Which of the following is the reason as to why branding is important for business? Because it gives rise to competition and many competitors enter the market. Because of this, a company can charge higher rates for its products at introduction level. And because of it, a company gets recognition and becomes known to the customers. Yeah, none of the above. The correct option is clearly C. 209. Which of the following is the most important element of branding, especially where recognition factor is concerned, and it is essentially the face of the company? क्या होता है face of the company? Trademark, logo, symbol, none of the above.
लोगो। लोगो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ब्रांडिंग का, और ये फेस होता है, फेस ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है, लोगो नोट कीजिएगा। 210, its logo is essentially the face of the company. That's why professional logo design should be powerful and easily memorable. ना सिर्फ ये कि वो बड़ा अट्रैक्टिव हो, पावरफुल हो, बट इजीली मेमोरेबल भी हो, कि ताकि देख के उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का ख्याल जहन में आ जाए। मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन अ पर्सन एट अ फर्स्ट ग्लांस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, यस इट इज। Which of the following is important when trying to generate future business? Future business के लिए हम एक तो आज बिजनेस कर रहे हैं, मगर एक एक फ्यूचर बिजनेस जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रेडिंग करनी पड़ती है, डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन इज ब्रांडिंग। नोट कीजिएगा, ब्रांडिंग का जो बेनिफिट है, जो ताल्लुक है, वो करंट से भी तो हो सकता है, बट इसका ज्यादा बेनिफिट प्राइमरीली वो जो होता है फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा होता है ब्रांड। अच्छा, ब्रांडिंग, ब्रांड तो बन जाने के बाद करंट भी बेनिफिट दे रहा होता है। अगर एक ब्रांड है तो करंट रेवेन्यूज भी हाई होते हैं, मगर यहाँ जो क्वेश्चन था वो था एक्टिविटी, ब्रांड बनाने की एक्टिविटी, कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को ब्रांड बना रहे हो, उस पर खर्च कर रहे हो, उस पर एफर्ट कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको उस वक्त नहीं मिलेगा, उसका फ्यूचर में मिलेगा। इस सेंस में फ्यूचर है, यानी ब्रांड डेवलपमेंट की स्टेज की बात हो रही है। स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड ब्रांड कैन इंक्रीज डैश by giving the company more leverage in the industry। क्या कर सकता है वो? कस्टमर्स वैल्यू, कंपटीशन या बिजनेस वैल्यू, क्या इंक्रीज होता है? अगर वो ब्रांड स्टेब्लिश हो जाए तो उससे क्या होता है? इंक्रीज क्या होता है? बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कंपनी को इंडस्ट्री में लेवरेज मिल रहा होता है। 213, ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन ट्राइंग टू जनरेट डैश बिजनेस। If it is strongly established, it can increase the business value by giving the company more leverage in the industry। वही पुरानी जो मैंने पिछली स्लाइड में बात की, मगर इसमें आप मुझे बताओ क्या हो फिट इन करेगा? कि ब्रांडिंग, ब्रांड की बात नहीं हो रही, ब्रांडिंग की बात हो रही। थोड़ा फर्क नोट कीजिएगा, ब्रांड हमें फायदा देता है आज भी, कल भी, मगर ब्रांडिंग जो होता है ना वो कल फायदा देता है। तो उस सेंस में बताओ कौन सा बिजनेस होगा? करंट बिजनेस, पास्ट बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस? द करेक्ट ऑप्शन इज future business। 214, in which of the following markets branding can influence whether consumers will buy product and how much they are willing to buy, willing to pay? अब इसमें समझने की बात यह है कि ब्रांड होने की वजह से एक चीज इन्फ्लुएंस हो रही होती है, ठीक है। कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, किस मार्केट में? मार्केट कौन सा होगा? मार्केट में ऑप्शंस क्या है? बी टू सी, बी टू सी का मतलब क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस को सी क्या है? बी टू सी भी और बी टू बी भी। तो इसमें आप अगर अपनी बुक को भी देखेंगे, तो आपको मैं एक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें बुक को रखना है आगे, और वो बिल्कुल करेक्ट भी है कि ब्रांड सिर्फ बी टू सी में नहीं बल्कि बी टू बी में भी इन्फ्लुएंस रखता है। क्योंकि आप जब इंटरमीडिएट गुड्स परचेज करते हैं, जब आप रॉ मटेरियल परचेज, कंपोनेंट, तो कहाँ से परचेज करोगे? बेटर क्वालिटी कैसे जज करोगे? तो अगर एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स होंगे वहां से लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी टू सी एज वेल एज बी टू बी। अब यहाँ जब आपकी बुक है उसमें ऐसे लिखा है, उसमें लिखा है मार्केट्स के हवाले से सिंपली, क्योंकि उसमें बात चल रही है मार्केट्स की, तो लिखा है इन कंज्यूमर एंड बी टू बी मार्केट्स। तो कंज्यूमर का मतलब यहाँ कंज्यूमर मार्केट है, तो कंज्यूमर मार्केट क्या होती है? बी टू सी होती है, इस वजह से मैंने बी टू सी लिखा है, ठीक है। बी टू सी, बी टू बी दोनों को ये इन्फ्लुएंस करती है ब्रांडिंग। 215, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग जनरली मीन्स देयर इज अ डैश इंप्रेशन ऑफ द कंपनी अमंगेस्ट कंज्यूमर्स एंड दे आर लाइकली टू डू बिजनेस विद द कंपनी। तो कौन सा इंप्रेशन होता है ब्रांडिंग की वजह से? गुड इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन या नेगेटिव इंप्रेशन? अब हमें चूंकि ऑब्वियसली इंप्रेशन और ब्रांडिंग को आगे रखना है, बुक को भी आगे रखना है, क्लोज रीडिंग करनी है, इस वजह से गुड को भी मैंने इसलिए रखा ताकि आपको बता सकूं कि इसमें करेक्ट इज पॉजिटिव इंप्रेशन। गुड भी वैसे गलत नहीं है, बट ऑब्वियसली चूंकि जो वर्ड यूज हुआ है उसी को हम प्रेफर करेंगे, तो आई विल गो फॉर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंप्रेशन यूज होगा, ठीक है।
216, it is the advantage of strongly established brands that customers are likely to do business with the company because of the familiarity and assumed dependability of using a dash they can trust, using a। अब वो चूंकि देखिए ना ब्रांड की तरफ लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि उस पर एक डिपेंडेबिलिटी है, एक अजम्पशन क्या है कि ये अच्छे होंगे, क्वालिटी होगी, सर्विस वही होगी, ठीक है, जो वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा होगा। तो लोग क्या करते हैं उस वक्त, डिपेंडेबिलिटी ऑफ यूजिंग, आप देखिए ना लोग जब हम कहते हैं ब्रांड कॉन्शियस होते हैं तो क्या बोल रहे होते हैं, उस ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यूजिंग अ नेम they can trust, using a name they can trust, ठीक है। 217, once a brand has been well established, dash will be the company's best and the most effective advertising technique। क्या होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए। जब आपकी ब्रांड स्टेब्लिश हो चुकी है उस वक्त क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए, प्रिंट मीडिया हो चाहिए, या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग will be the company's best and the most effective। देखिए अगर ब्रांड बन गई, एक दफा आपकी ब्रांड बन गई तो उस वक्त आपको जो फिल इन द ब्लैंक करोगे तो कौन सी चीज होगी, विल बी द कंपनीज बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टेक्निक। ये नहीं है कि आप बाकी छोड़ दोगे, नहीं, मगर चूंकि ब्रांड बन चुकी है तो आपकी जो एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स होती है बेटा वो वर्ड ऑफ माउथ होता है। अब एक मिसाल दूं तुम लोगों को, देखो जब आप इस कोर्स की तरफ आ रहे थे, आप में से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कैफ का और सीए फाइनल का टीचर हूँ और आई एम नोन फॉर टैक्सेशन, तो आपने देखा होगा कि यार सर तारिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं या प्रैक्टिस करवा रहे हैं या रिवीजन करवा रहे हैं, व्हाटएवर। तो हुआ क्या, आपने इनिशियली क्लास में आए होंगे, आपने एक दो दफा देखा होगा, फिर मटेरियल देखा होगा, फिर आपने क्विज देखा होगा, फिर आपने एडेंटी देखा होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपकी नजर में एक एक अगर वो सर्विस मिल रही होगी और आपको इंशाल्लाह ये पेपर पास भी करा देगा, तो रिजल्टेंटली क्या होगा कि मुझे, अगर मैं एडेंटिटी को मार्केट करना चाहता हूँ या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस को, या मैं टैक्स को मार्केट करना चाहता हूँ, सपोज कर लो कि यार मैं ये बहुत अच्छे पढ़ाता हूँ, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, इवन मुझे फेसबुक पे पोस्ट डालने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग अपने दोस्तों को बता रहे होंगे यार वहां से करना, यार मेरा पेपर यहाँ से निकला, ठीक है ना। ये वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, ये मैं बताऊं बहुत बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, मगर वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करने से पहले उस लेवल पे पहुंचना होता है। ये नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई और प्रोडक्ट बना के आप बैठ गए, क्यों भाई, इसका तो वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा। वर्ड ऑफ माउथ के लिए एक क्रिटिकल मास चाहिए, एक क्रिटिकल मास। अब जैसे मैं बताऊं जी, अभी कोई मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि छठा सातवां ग्रुप बन रहा है आईटीबी के इन क्वेश्चंस का। कल मैंने एक ग्रुप बच्चों ने मुझे बताया, तो वो विद इन वो रात को बनाया, इस वक्त फुल हो गया। मतलब क्रिटिकल मास जब आ जाता है ना प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को, क्रिटिकल मास में फिर क्या होता है, वो खुद ब खुद चीज फैलती जाती है। तो इनिशियल स्टेज पे आपको क्या चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए, प्रिंट भी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन। मगर जब वो ब्रांड स्टेब्लिश हो जाए तो क्या होगा, फिर वर्ड ऑफ माउथ बड़ा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, इन इस हद तक मैं बताऊं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में मैं बहुत बिलीव करता हूं, क्योंकि मेरा एमबीए है, बिजनेस को स्टडी करता हूं। इनफैक्ट इस पे वर्ड ऑफ माउथ पे रिसर्च हुई है, बहुत ज्यादा बुक्स मौजूद हैं कि वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग होती है। क्योंकि देखो वर्ड ऑफ माउथ की एक सिर्फ आपको बात समझाऊं, जब आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, तो जब आप बता रहे हो, कैसे बता रहे होते हैं, हम बता रहे जी ये देखिए जी मैंने मेरी प्रोडक्ट में ये खूबी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ये मार्केटिंग करके, प्रमोशन करके, सेलिंग करके, वो जो सप्लायर या सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है वो खूबियां बता रहा होता है। मगर वर्ड ऑफ माउथ में ऐसा नहीं होता। वर्ड ऑफ माउथ में एक इंडिपेंडेंट यूजर, कंज्यूमर, जिसने उसका बेनिफिट लिया होता है, वो बात कर रहा होता है। तो उस पर तो किसी को डाउट नहीं होता ना, क्योंकि अगर वो जो मार्केटिंग करने वाला, अगर वो सप्लायर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो लोग उस पर डाउट करते हैं, क्योंकि झूठ बोला जाता है अक्सर, हमें उस पर शक होता है कि ये ऐसे ही झूठी बातें कर रहे हैं, तो हम थोड़े से उस पर हर बात को नहीं मानते। मगर जब हमें एक यूजर ने, एक कंज्यूमर ने, जिसको खुद बेनिफिट हुआ, वो लोग नहीं कहते यार मुझे बड़ा फायदा हुआ आप ये करो, तो हम उसको ना काउंटर चेक भी नहीं करते, हम क्या कहते, उसने बोला था। तो वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। अगेन बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि आपकी ब्रांड बन चुकी हो। 218, व्हेन
An employee works for a strongly branded company and truly stands behind the brand. They will be more dash with their job and have a dash degree of pride in the work they do. Multinationals है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े नाम। इवन आप अपनी अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी में आए तो किस फर्म के लिए तुम जाना चाहते हो, ठीक है, किस फर्म में आप आर्टिकलशिप करना चाहते हो, कि ब्रांड्स बन गए। तो जो एम्प्लॉई होता है, एम्प्लॉई की एक जो जो स्ट्रांगली ब्रांडेड कंपनीज में क्या करते हैं, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, दे विल बी मोर डैश विद देयर जॉब। वो अपनी जॉब के बारे में क्या सोच रहे होते हैं, और डिग्री ऑफ प्राइड क्या होती है, अब इसको फिल करें। तो दे विल बी हैप्पी विद द जॉब एंड गुड डिग्री ऑफ प्राइड, ए satisfied with their job and higher degree of pride, concerned with their job and increased degree of pride, या none of the above। तो चूंकि जॉब है और जॉब के लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेटिस्फाइड इन हायर। शाबाश मेरे बेटा, तो बनाए वर्किंग फॉर अ डैश दैट इज रेप्यूटेबल and held in high regard amongst the public makes working for that company more enjoyable and fulfilling। एक प्राइड होती है ना, मैं वहां पे हूँ यार, आई एम समथिंग, क्योंकि मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है उसमें, वर्किंग फॉर अ पोजीशन या वर्किंग फॉर अ ब्रांड या वर्किंग फॉर अ जॉब या प्रोफेशन। तो वर्किंग फॉर अ ब्रांड, वर्किंग फॉर अ ब्रांड, ये फीलिंग्स क्रिएट करता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक कमेंट आया है सबसे इंटरेस्टिंग है। संदेश कहता है कि आईकेएफ को पता चल गया होगा कि सर तारिक ने एमसीक्यू बनाए, इस वजह से वो देख के एमसीक्यू अलग बनाएंगे। नहीं नहीं, आईकेएफ की कोई दुश्मनी नहीं है, ना आपसे ना मुझसे। आईकेएफ इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम करेगा। और दूसरा देखो, मैंने एमसीक्यू बेटा बनाते वक्त संदेश कोशिश ये की कि कुछ छोड़ू ही नहीं। आईकेएफ कहाँ जाएगा, मतलब किधर जाएगा, एवरी सेंटेंस को जब मैंने कवर किया है, किधर जाएगा। हाँ, अल्फाज आगे पीछे कर सकता है, मगर करेगा क्या, आएगा तो इसी बुक पे ना दादा, आएगा तो इसी पे ना। तो हमने भी इसी को कवर किया है ना, हमने उसको छोड़ा कहाँ है, ठीक है ना। बस आप दुआ करो, इंशाल्लाह अब इन्हीं एमसीक्यू में से आपसे आपके सवालात लगेंगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयारी करना, अंडरस्टैंडिंग के साथ इसी में से लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके चलें। बीइंग प्रॉपरली ब्रांडेड gives the impression of being industry experts and makes the public feel as though they can trust the company। अगर एक कंपनी की ब्रांड बन गई तो उससे ना एक इंप्रेशन क्या क्रिएट होता है कि वो ना अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं भाई, ये तो भाई अपनी एक्सपर्ट। आप बेवरेज कंपनी उठा के देखें, सॉफ्ट ड्रिंक्स उठा के देखें, आप इवन आप देखें वो कुकिंग ऑयल से लेके कोई भी उठा के देखें, जो ब्रांड बन चुका होता है ना, तो हमारा उसकी तरफ क्या इमेज बन जाता है, यार दे आर द बेस्ट, ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं, यानी इनके पास एक्सपर्टीज है। और पब्लिक जो है ना क्या कर रही है, फीलिंग आ रही होती है किस चीज की, कि वो कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ना सिर्फ कंपनी पे, उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे इट ऑफर्स एंड द वे इट हैंडल्स द बिजनेस। देखिए ब्रांड पे तवज्जो करना बहुत जरूरी है बिजनेस में। आप जो मेहनत कर रहे होते हो, अगर आप डे टू डे चीजों को देख रहे हो तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए काम करना पड़ता है, ऐसे खुद ब खुद ब्रांड्स नहीं बनती। देखिए 30-30 साल तक बिजनेस चल रहे लोगों को पता नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 to 1, which of the following branding makes the company helpful in building trust with the consumers, potential clients and customers? Well creative and well protected। which of the branding, ये जो कौन सा काम करें कि इसमें ट्रस्ट क्रिएट हो, किसका, कंज्यूमर्स का। एम्प्लॉई सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव हो, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोफेशनली डिजाइंड हो चीजें, प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड वेल स्ट्रेटेजाइज्ड। प्रोफेशनल अपीयरेंस और स्ट्रेटेजी के हिसाब से चीजें हो। 222, ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन। ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन, बताओ ये सही है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अच्छा ये ना मैं आपको थोड़ा सा एरिया बता देता हूँ ताकि आपको ना परेशानी ना हो।
ये अभी आपने नहीं देखना, खैर आप अपने पास ये चलो मैं कर लो, उसके बाद में बताता हूँ, वरना तुम देख के ना सारे एमसीक्यू बताओगे। ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन, ट्रू। ब्रांडिंग यस गेट्स रिकॉग्निशन, किसके लिए? कंपनी के लिए। ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन क्या होता है? हाँ यार ये देखो, एक तो उनको पहचाना जाए, उसका नाम बने, उसको वो जो है ना उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग हो, इसको रिकॉग्निशन कहा जाता है। ब्रांडिंग डज नॉट इंक्रीज बिजनेस वैल्यू, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ब्रांडिंग डज इंक्रीज बिजनेस वैल्यू। ठीक है। ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ब्रांडिंग डज नॉट इंप्रूव एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन, रॉन्ग, क्योंकि ब्रांडिंग डज इंप्रूव एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन। ब्रांडिंग क्रिएट ट्रस्ट विद इन मार्केट प्लेस, ट्रू। ट्रू। ब्रांडिंग डज नॉट सपोर्ट एडवर्टाइजिंग, अगर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की कोई भी एक्टिविटी है, जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, तो अगर आपकी ब्रांड होगी, अगर उस ब्रांड होगी, ब्रांड बनी हुई होगी, तो एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सपोर्ट मिलेगी, यस, तो इट्स फॉल्स। ठीक है। अच्छा, ये सारे जो एमसीक्यू थे ना, ये आपके पेज नंबर 125 में जब आप आएंगे तो आखिरी जो पोर्शन है उसमें सारे ये हेडिंग्स हैं, ये सारी हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स क्या है? ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन, ब्रांडिंग इंक्रीजेस बिजनेस वैल्यू, ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर्स। तो इस तरीके से मैंने इनको कवर किया है, इसकी कंटेंट को भी मैंने कवर किया है, बट हेडिंग्स को भी कवर किया है। इन अभी ये सारी चीजें क्या है? ये ब्रांडिंग के एडवांटेजेस है, ये ब्रांडिंग के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ डैश फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनीज मेक इजी टू क्रिएट अ कोहेसिव appealing advertising strategy that plays well into the branding goals। तो कहता है यूज ऑफ क्या? एटीएम कार्ड, यूज ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडेड प्रोडक्ट, या यूज ऑफ प्रमोशनल प्रोडक्ट from trusted companies make easy to create a cohesive and appealing advertising strategy that play well into the branding goals। आसान है। देख लो, सैयद अली, सैयद अली बेटा, मैं रिप्लाई करता हूँ। कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो मैंने ना कराया बेटा, सारे कवर्ड है, सारे के सारे एमसीक्यू मेरे ऑलरेडी कवर्ड है बेटा। सैयद अली, आपके पास मेरा नंबर है ना बेटा, तो मुझे आप रब्ता करो क्लास के बाद, जरा मुझे आप वॉइस नोट भेजो। संदेश बेटा कर लेते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं बेटा। ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग अपीलिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट प्लेस वेल इनटू द ब्रांडिंग गोल्स। ठीक है भाई, क्या है? एटीएम कार्ड, ब्रांडेड प्रोडक्ट, क्या होगा यहाँ पे? गौर से देखिए क्या होगा। यूज ऑफ क्या? अब देखिए मिसाल ले ले, एक बड़ी कंपनी हो और उस कंपनी ने आपको एक चीज फ्री में एज अ सैंपल यूज करने के लिए, आपने उसको यूज किया, आपको वो चीज अच्छी लगी, एक तरफ ब्रांड था और आपको एक तो उन्होंने मुफ्त में दी। सोचे जरा, तो क्या कर रहे हैं वो? अपनी जो ब्रांड का गोल है वो ऑब्जेक्टिव हासिल करें, ये स्ट्रैटेजी होती है। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं इस तरह करती हैं। तो क्या होगा? यूज ऑफ क्या? यूज ऑफ क्या? प्रमोशनल प्रोडक्ट्स। जो प्रमोशनल प्रोडक्ट होती हैं उसकी बात हो रही है। फ्रॉम द ट्रस्टेड कंपनीज, अब पढ़ो, यूज ऑफ प्रमोशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ट्रस्टेड कंपनीज मेक इजी टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड अपीलिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। 229, use of promotional products from trusted companies for brand awareness is the activity of which of the following। ये किस कौन सी जो है एक्टिविटी है, किस चीज की एक्टिविटी है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एडवर्टाइजिंग टेक्निक है, मार्केटिंग मिक्स है, या ब्रांडिंग है? ये एडवर्टाइजिंग टेक्निक है, एडवर्टाइजिंग टेक्निक है, क्योंकि पहले तो देखा बेटा, ये देखो एडवर्टाइजिंग की बात हो रही थी ना, तो एडवर्टाइजिंग की ही एक टेक्निक है। ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग की टेक्निक है बेटा। कौन सी? इस तरीके से आपने है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो वो ब्रांडिंग का ही हासिल करेगा, मगर बजाते खुद इसमें क्या है? इसमें है एक्टिविटी की बात हो रही है।
उसके गोल की बात नहीं हो रही, उसके ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही, क्यों किया हमने, ब्रांडिंग के लिए किया, मगर उस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, वो हमारी एडवर्टाइजिंग टेक्निक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। अब आप अगर ये, चलो थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, ये 126 पेज पे जाएंगे तो 2.2 है की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, उसकी बात हो रही है, वहां से ये चीजें आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग की एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग, की एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट, अब इसकी वजाहत की जा रही है, ये बताओ, ऑल अबाउट प्लेसिंग एन इमेज ऑन द प्रोडक्ट, प्लेसिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड। किसकी बात हो रही है, ब्रांड प्लेसमेंट की बात हो रही है, ब्रांड पोजीशनिंग की बात हो रही है, ब्रांड परसेप्शन की बात हो रही है। अगर पर्पस क्या है, पर्पस है उस ब्रांड का इमेज क्रिएट करना इन द माइंड, तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग। बेटा ब्रांड पोजीशनिंग मैं पढ़ता हूं बुक से, इट सेज ब्रांड पोजीशनिंग इज all about placing an image of the product in the minds of the customers। ठीक है। ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ये सेकंड एलिमेंट है। ब्रांड एट्रीब्यूट्स आर डेवलप्ड थ्रू, कैसे, एक्शंस, इमेजेस, एडवर्टाइजिंग, या ऑल ऑफ द अबव। अब ब्रांड एट्रीब्यूट्स क्या है, अभी आएंगे, थोड़ा सा इसके बाद जो अगले एमसीक्यूज होंगे इसमें भी कवर होगा, बट ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये देखिए सुनिएगा, ब्रांड एट्रीब्यूट्स आर क्या, बंडल ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स which highlight personality aspects of the brand, personality aspects of the brand। In key elements of branding, brand elements are components which create what, अभी मैंने आपको बताया था पढ़ के, creates क्या, ये तो आप बताएंगे मुझे, क्या, position of the brand, image of the brand। तो जो हमारा टॉपिक क्या है, elements of, key elements of branding, की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग में एक एलिमेंट क्या है, ब्रांड एलिमेंट्स कहलाता है, और उसके अंदर क्या क्रिएट होता है, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। बेटा एक सेकंड बेटा, ये है ना, अभी मैंने पढ़ा है, मगर ये एडिटिंग करते हैं इस वजह से ये आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा, ब्रांड एट्रीब्यूट्स आर bundle of features and characteristics which highlight personality aspects of the brand। ठीक है, personality aspect of the brand which creates the personality of the brand। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, लेट मी करेक्ट बेटा, लेट मी करेक्ट, क्योंकि ये वाला जो ब्रांड एलिमेंट है, लेट मी करेक्ट बेटा, ये यही ऑप्शन ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू बेटा। ये जरा देखो, ये वाला ऑप्शन जो है ना, दिस इज आइडेंटिटी। ठीक है, इट इज फ्रॉम द थर्ड वन, ब्रांड एलिमेंट्स से आया है, और आइडेंटिटी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये अगला वाला है, ब्रांड एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, ब्रांड एलिमेंट्स नहीं, एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं, और जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, मोहम्मद फैजान। ठीक है बेटा, ये वाला जो है ये नंबर 3 ब्रांड एलिमेंट से लिया गया है, ब्रांड एलिमेंट से। ठीक है बेटा, और ब्रांड एलिमेंट भी पढ़ लेता हूं, ब्रांड एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स व्हिच क्रिएट द आइडेंटिटी ऑफ सच ब्रांड। तो ब्रांड एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड को कवर करता है, बट ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, थोड़ा सा मैंने मिक्सअप कर लिया था ब्रांड एट्रीब्यूट्स और ब्रांड एलिमेंट्स को, तो थोड़ा फर्क करना जरूरी है। ब्रांड एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी और ब्रांड एलिमेंट्स आइडेंटिटी। ठीक है, आगे, Which of the following are brand elements? अब ब्रांड एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी आगे आएंगे, क्या है, नेम, स्लोगन, कलर, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि लॉन्ग लिस्ट है, मैं सबको रिवाइज कराना चाहता हूँ इन एमसीक्यूज में, मेरा पर्पस ये भी है कि आपको चीजें रिवाइज करवाऊं। तो ब्रांड एलिमेंट्स, ठीक है, तीसरे नंबर पे की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग
पेज 126 में तीसरे नंबर पे जो की एलिमेंट है ब्रांड एलिमेंट्स कहलाता है। इसमें नेम, स्लोगन्स, कलर आते हैं, यहां तक के कैरेक्टर्स, सिंबल्स, साउंड्स। कैरेक्टर्स होते हैं ना मुख्तलिफ, जैसे जैसे किसी शेर का कैरेक्टर इस्तेमाल कर लिया, किसी और चीज की कैरेक्टर्स यूज कर होते हैं, ये भी सारे क्या है ब्रांड एलिमेंट्स हैं। ये देखें जिंगल, जैसे आपने किसी मखसूस मोबाइल फोन का कोई कोई टोन होगा, ठीक है, व्हाट एन आइडिया सर जी, ठीक है, एक मखसूस उसमें ना म्यूजिक बज रहा होता है, वो जिंगल। शेप, कोई मखसूस सर्कल है, ट्राइंगल है, ग्राफिक कोई इमेज है, ये भी सारे ब्रांड एलिमेंट्स हैं। टेस्ट, ठीक है जी, टेस्ट ब्रांड एलिमेंट है। मूवमेंट्स, कोई मखसूस मूवमेंट है, बोथ ए एंड बी, ये भी क्या है ब्रांड एलिमेंट्स हैं। यहां तक के सिर्फ एच लिखा होना, सिर्फ एच लिखा होना, होंडा, कोई स्लोगन, डॉलर्स रिलायबल है, या साइनेज केएफसी के साथ एक ओल्ड मैन, ये सारे के सारे क्या है, ये ब्रांड एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ब्रांड एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब इसमें से कोई भी अगर आके आपने पूछा तो हमने सारे रिवाइज कर लिए। द सिंबल सुजुकी का एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब आप बताओ ब्रांड एट्रीब्यूट है या ब्रांड एलिमेंट है, ये ब्रांड एलिमेंट है। A brand owner may get ownership by registering, ओनरशिप की बात हो रही है, ये नंबर 4 है इसी के अंदर की एलिमेंट्स के अंदर। ब्रांड ओनरशिप कैसे होता है, बाय रजिस्टरिंग, क्या रजिस्टर करना पड़ता है हमें, ट्रेडमार्क, कंपनी या बिजनेस। तो क्या हम करते हैं जिससे हमारे प्रोप्राइटरी राइट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसको टीएम लिखते हैं। The personality of brand includes all the characteristics of the brand that represent the business culture, its purpose, overall mission and vision and goals. Yes, true, true. Dash are the key characteristics and factors which emphasize that the company's product is better than other similar products available in the market. इसमें याद रखिएगा ये क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और दूसरी चीज क्या है कि ये बेटर है, जो हमारी चीज है वो बेहतर है, ठीक है। ये क्या है, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए अगर आप ये देखेंगे कि ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुख्तलिफ हों, तो हम क्या कहते हैं उसको, ब्रांड एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ब्रांड एलिमेंट्स कहते हैं, या उसको यूएसपी कहते हैं। यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। अब देखिए आम जबान में यूएसपी अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट के लिए भी कोई इस्तेमाल होता है, बट हमारी बुक में जिस एब्रिविएशन के लिए यूज हुआ हम उसी के लिए यूज करेंगे, ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, कि भाई ये वो चीज है जो मुख्तलिफ है बाकियों से, ठीक है ना, मुख्तलिफ है। भाई कैसे मुख्तलिफ है, मिसाल दे दें कि आपका मोबाइल फोन जो है, अब देखिए उसमें कुछ कंपनीज, आईफोन अपनी जगह पे, सैमसंग अपनी जगह पे, मगर देखिए फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मे बी वो चाइनीज जो असेंबली करवाते हैं, बट ऐसी कंपनीज हैं जो कोई ना कोई नया फीचर लेके आते हैं, या कोई यूरोपियन कंपनी कोई नया फीचर लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओप्पो, ओप्पो में से क्या बात है, लोग ओप्पो भी यूज करते हैं, भाई क्या बात है उसके अंदर, उसकी यूएसपी क्या है, वो अल्टीमेट सेलिंग प्रोपोजिशन उनकी क्या है, किस चीज को बेस बना के वो सेल कर रहे हैं, यूएसपी बताओ मुझे ओप्पो की। ओप्पो की जिसके पास होगा ना आप लोगों के पास, बताओ उसका क्या है, वो कैमरा, ठीक है, ये कैमरा पे वो खेलते हैं। अच्छा इसी तरीके से जाए कोई अगर ऐसा, ऐसे कोई मोबाइल फोन हो जो बैटरी हो, लॉन्ग बैटरी, आपने सुना है ना कुछ कंपनीज का मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या जिसमें वो कहते हैं जी इसकी बैटरी तो 2 दिन चलती है, लॉन्ग बैटरी लाइफ। ये सारी चीजें क्या होती है, ये कहलाती है यूएसपी। ऐसी चीज जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दूसरों से बेहतर हो, मुख्तलिफ भी हो, बेहतर भी हो, यूएसपी कहलाता है, ठीक है। आईफोन तो फॉर इट्स रेवोल्यूशन, क्योंकि आईफोन ने मर्ज किया था टेक्नोलॉजी को। आईफोन का जो सिर्फ टच नहीं था, आईफोन के अंदर बहुत सारे यूएसपी थे। एक यूएसपी क्या था, इंटरनेट का यूज करना, ठीक है, उसने क्या किया था, कंप्यूटर को, इंटरनेट को और मल्टीपल टेक्नोलॉजी को मर्ज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यूएसपी इज द करेक्ट। ब्रांड इमेज is basically customers perception about a specific क्या नेम ब्रांड प्रोडक्ट, अबाउट अ ब्रांड।
अब ये जरा हम अगले टॉपिक पे चले गए, जो सेलिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे जिसको हम सेलिंग कहते हैं ये उसकी बात नहीं है। टू सेल इसका मतलब ये नहीं है टू सेल, सेलिंग एज एन एक्टिविटी समझने की जरूरत है। मार्केटिंग और सेलिंग, देखिए मार्केटिंग किस पर्पस के लिए है, सेलिंग किस पर्पस के लिए है। अब ये जो सेलिंग है ना, इस सेलिंग को मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको, आप इस सेगमेंट को कैसे थ्रू सैमसंग नोट, बेटा कहाँ से पढ़ा लास्ट, किसने कहाँ से, ये मुझे बताओ जरा, मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि, तो जो सेलिंग क्या है उसको समझने की जरूरत है। मैं चंद चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चाहता हूँ कि आपको गाइड भी करूँ और समझाऊं भी बुक से। चलो शाबाश बेटा, आ जाओ। ड्यूरिंग, अब ये थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं क्योंकि मुझे हर एरिया को कवर करना है, तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से तो नहीं है बट हिस्ट्री से है, इस कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री से। ड्यूरिंग डैश वर्ल्ड, during dash comma world industry geared up for accelerated war time, war कोई war हुई तो इंडस्ट्री ने क्या किया, geared up for मेगा प्रोडक्शन, क्योंकि वॉर में बहुत चीजें चाहिए होती है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, एक वॉर मशीन यूज हो रही होती है। when the war was over, this stimulated industrial machine turned to प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग फॉर कंज्यूमर्स। वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे वॉर के लिए, वो जब वॉर खत्म हुई तो अब क्या करेंगे, वो सारा जो एपरेटस बना, वो सारी चीजें जो बनी, जो एक प्रोडक्शन मशीन बनी, उसकी तवज्जो चली गई किसकी तरफ, उसकी तवज्जो चली गई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ। अब देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एक कैटेगरी होती है जिस कैटेगरी में वो कस्टमर को चाहिए, मगर एक कैटेगरी होती है जो कस्टमर को नहीं चाहिए, उसे पुश करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को पुश करना पड़ता है। मुझे बताओ कोई नाम जहन में आ रहा है कि ऐसी प्रोडक्ट हो जो वांटेड ना हो, पहले मुझे उसका नाम बताओ, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो नहीं चाहिए, है कोई ऐसी? आपको कॉल्स आती है जी फलां सर्विस हम देते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं यार सॉरी, कोई लफ्ज है आपके पास ऐसा? नहीं है, मैं आगे एक लफ्ज बताऊंगा, उसको याद कीजिएगा। तो ड्यूरिंग व्हाट क्या लिखे, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3, फ्यूचर में चले गए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। फिर देखिए व्हेन डिड इंडस्ट्रियल मशीन टर्न टू कंज्यूमर गुड्स, ये वही चीज है, बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। व्हेन वर मॉडर्न सेलिंग कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेटेड, तो वर्ल्ड वॉर के हिसाब से आप आ जाओ बाय द एंड ऑफ 50s, ठीक है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो 50s की। अब सुनिएगा, न्यूमरस सेल्स टेक्निक्स सच एज closing, probing, and qualifying were all developed during 1950s, and sales departments had an exalted position in company's origin. Yes, true. Yes, true. Selling concept proposes that customers, be individual organization, will not buy, सुनिएगा मेरी बात, will not buy enough of the organization's product unless they are persuaded to do so through selling effort, through selling effort। इसका मतलब समझते हो क्या है, कि बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट है क्या, ये सेलिंग वो नहीं है जो आमतौर पे बेचने को कहते हैं, नहीं, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए एक मखसूस इन्वायरमेंट में ये आई, वॉर मशीन थी, चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर वो फारिग हो गए, अब क्या करें जी, अब हम कंज्यूमर के लिए बना रहे, कंज्यूमर तो लेना ही नहीं चाहता, तो क्या करेंगे, तो अब एक एफर्ट करनी पड़ेगी, क्या, सेलिंग एफर्ट। तो कंज्यूमर्स जब नॉट विलिंग टू बाय है तो क्या किया जाए कि उनको वो चीज एक डील की जाए, टू स्ट्राइक अ डील विद देम, उनको कन्विंस करके उन्हें वो चीज बेच दी जाए। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब एक मैं मिसाल देता हूं आपको, मिसाल ये है कि सपोज करें कि एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट कर रहे हैं, हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई, वहां से हमने कहा जी फॉर्म फिल करो या आप अपने नंबर दे दो, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप नंबर, लोगों ने नंबर दे दिए। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया, जनरल पब्लिक से बात की, कोई स्पेसिफिक बंदा जहन में नहीं था कि लाहौर में बैठा हुआ, मुल्तान में बैठा हुआ, पिंडी में बैठा हुआ, कराची में, कोयटा में, नहीं, हम पूरे मुल्क को टारगेट कर रहे थे, बल्कि दुनिया को टारगेट करते हैं, सारे लोग।
तो ये एफर्ट है कौन सी, मार्केटिंग की एफर्ट है, एडवर्टाइजिंग की एफर्ट है। फिर उसमें से लीड्स जनरेट हुए, वो लोग हमारे सामने आए जो इंटरेस्टेड थे, जो प्रोस्पेक्ट्स थे हमारे। लीड और प्रोस्पेक्ट लफ्ज याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये वो लोग थे जो इंटरेस्टेड हमारे, अब हमारा बंदा उनको करता है कॉल, 1-to-1 इंटरेक्शन। नाउ स्टार्ट्स द सेलिंग। सेलिंग कब होता है, जब इंडिविजुअल शॉर्ट एक जिसे पर्सनलाइज, और उससे वो कन्विंस करता है कि जी ये आप हमारी सर्विस को परचेस करो, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है कवर होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ताकि मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट एक टर्म है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें क्या अजम्पशन होगी, कस्टमर्स जो भी हो विल नॉट बाय इनफ अनलेस क्या किया जा रहा है, उनको परसूड किया जा रहा है, कैसे, सेलिंग एफर्ट करके। स्नेहा बिल्कुल, इन दोनों को लीड्स, और लीड्स में देखिए बात यह है कि हमें लीड्स किसको कहते हैं। सपोज करो भाई, मैं मिसाल लूं, भाई मैं अगर आईटीबी की आसान सी मिसाल दूं, भाई आईटीबी के अंदर भाई एक मैं कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, वो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर ना भी हो तो मेरे लिए इसके लिए पोटेंशियल यूजर कौन होगा, सारे मुल्क में जो एएफसी के बच्चे। अब लीड जनरेट होने का मतलब क्या, उनके नंबर मिलना, उनका फेसबुक अकाउंट का एक्सेस मिल, मतलब उनका पता होना कि ये बच्चा है। नॉट नेसेसरी कि वो आए, उन्होंने विलिंगनेस शो की, नहीं। लीड का मतलब क्या है, उन तक एक्सेस मिलना। अब वो उनका डायरेक्शन हमारी तरफ ना भी हो, वो अपने काम में मगन हो, वो उनका एक्सेस मिल गया उन तक, इसको कहते हैं लीड जनरेट करना। फिर अगर वो इंटरेस्टेड भी हो, वो कहता है प्रोस्पेक्ट, वो प्रोस्पेक्ट हो गया है। प्रोस्पेक्ट इसलिए कि वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। मिला के दोनों को आप पोटेंशियल कस्टमर कह रही हो, जो कि मेरे हिसाब से कोई बहुत गलत डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है। Organizations should undertake selling and promotion of their products for their success. For which success? मार्केटिंग सक्सेस, क्योंकि हम सेलिंग पे आ चुके हैं, ठीक है। सेलिंग और मार्केटिंग के लिंक है। कंज्यूमर्स टिपिकली आर इनर्ट यानी वो सोए रहते हैं, एंड दे नीड टू बी मोटिवेटेड फॉर बाइंग बाय कन्वर्टिंग देयर इनएक्टिव नीड इनटू बाइंग। क्या, बाइंग मोटिव थ्रू परसुएशन एंड डेश। देखिए एक मिसाल ले लो भाई, अगर एक बंदा है और उस बंदे को मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी में घूमता है, या चलो पैदल घूमता है, बसों में घूमता है। अब हम उसको चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो बाइक चाहिए, क्यों, अगर तो तुमने ये बाइक ली ना तो तुम्हारा स्टेटस होगा, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, मैन, बाइक के लिए क्या, या कार्स के लिए क्या कहते हैं, मैन अमंग दी कॉमन पीपल, भाई माचो मैन, तुम बस पता नहीं क्या हो जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी इनएक्टिव नीड को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे को जरूरत तो है ट्रांसपोर्टेशन की। तो क्या कहा जा रहा है कि कंज्यूमर्स टिपिकली आर इनर्ट, ठीक है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, तभी आप सेलिंग कर पाओगे। दे नीड टू बी मोटिवेटेड फॉर बाइंग by converting their inactive need into buying motive through persuasion and selling, ठीक है, selling action। selling concept is particularly useful in the case of, अब मुझे बताओ, एक टर्म आ रहा है, कन्वीनियंस गुड्स, अनसॉट गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, या ऑल ऑफ द। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। बताओ भाई, हसनैन, दुरे, स्नेहा, बताओ बेटा, मायरा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द केस ऑफ, अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी ना उसको अब आगे रखो। इस डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या मैंने बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि नॉट विलिंग टू बाय अनलेस हम उसको जो है वो पुश करें या एफर्ट करें। तो ये देखो यूजफुल कब होगा, जब वो नॉट विलिंग टू बाय होंगे। पर्टिकुलरली कब यूजफुल होगा, अब बताओ, जब अनसॉट गुड्स, ये नोट कर लो, ये बात, ये टर्म नोट करो, अनसॉट गुड्स। अनसॉट गुड्स कौन से होंगे, जिसपे हमें सेलिंग की एफर्ट करनी पड़ेगी, सेलिंग एक्टिविटी करनी। ये वो गुड्स हैं जो वो नहीं परचेज करना चाहते, ठीक है। अब आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसलिए आया कि प्रोडक्शन कर दी गई और लोगों की विलिंगनेस ही नहीं है, तो क्या करेंगे, गुड्स को अपने पास रख के बैठे रहेंगे, नहीं, फिर ये सेलिंग की कॉन्सेप्ट आए। Which of the following are examples of unsought goods, बताओ भाई।
इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, शुगर, लाइफ इंश्योरेंस, आपके हिसाब से कौन सा है? अनसॉर्ट गुड्स की 3-4 एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में, मगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल यूज किया, आप देख लो। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन है उनको, चलो आप पहुंच गए हो तो करेक्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस। आप सुनिएगा, ये पेज नंबर 127, इसमें कोई थर्ड पैराग्राफ में ये लिस्टेड है, लाइफ इंश्योरेंस, वैक्यूम क्लीनर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ये 3 चीजें एज अनसॉर्ट गुड्स की एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में। 252, the selling concept is also applied where businesses need to sell due to dash of the goods, under production, fixed production, over production। इसको तो मैं क्लू दे चुका हूं आपको, नन ऑफ द अबव, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। एक तो देखिए, एक तो क्या है, जब आपकी गुड्स अनसॉर्ट हो, अनसॉर्ट गुड्स हो, जहां आपकी ओवर प्रोडक्शन हो, तो आपको सेलिंग एक्टिविटी में आना पड़ेगा। 253, selling refers to short term need to dash sale, get an agreement signed, and ultimately do what needs to be done to sell a product। तो क्या करना पड़ेगा? Need to is a short term need to close the sale, close the sale, close the sale, close the deal। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था पिछला, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो लगता है जोकर था, बट ही इज नॉट अ जोकर। वो बहुत बड़ा, ट्रंप जो है ना बिजनेसमैन है, उसकी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज पता है किस चीज में थी? वो था कि वो डील क्लोज करता था, यानी कहीं पे भी डील क्लोज करना उसको आती थी। उसने इनफैक्ट इस पे बुक भी लिखी है, ठीक है, हाउ टू क्लोज अ डील। तो ये जो होता है ना, क्लोज द सेल। अब आपका एक था प्रोस्पेक्ट, मार्केटिंग से, आपका एडवर्टाइजमेंट से एक बंदा पता चलता है, या 100 बंदे पता चलते हैं जो इंटरेस्टेड, आपने उसको की कॉल। अब आपका जो बंदा नहीं सेलिंग कर रहा है, ये सेलिंग कर रहा है, बेशक वो उसमें ऐसी बातें बताएगा जो आपको आमतौर पे मार्केटिंग की लगेगी। आमतौर पे सेलिंग और मार्केटिंग सेम बंदा कर रहा होता है, सेम, ठीक है ना। तो वो जो डील क्लोज करेगा ना, हाँ जी चलो 10 रुपए नहीं जी, 9 रुपए, 9 रुपए नहीं 8 रुपए, ठीक है जी डन, ओके जी चलो अब मैं भेज रहा हूँ, ईमेल करो, पैसे भेजो, वो डील क्लोज हो गई, लॉक हो गई। So the word is close the sale, close। Which of the following techniques and strategies are really based on what it takes to close the deal, which is crucial to any business? तो ये मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या बाइंग के लिए? ऑब्वियसली ये सेल्स के लिए। क्लोज द डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स। Marketing and sales are both aimed at increasing revenue, correct? They are closely intertwined, that people often don't realize the difference। है closely linked, but है दो अलग चीजें। कैसे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, but this statement is true। In small organizations, both marketing and sales tasks are performed by the, अभी भी मैंने बताया था, by the same people, by the same people, ठीक है। मगर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस, बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू हराइजन, अब ये हराइजन क्या है, ये वाली मैं आपको बताऊं। ये आपका पेज नंबर 127 है, उसके अंदर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग लिखा है। एक तो इस टेबल को देख लीजिएगा, इससे अगले पेज पे आए, अगले पेज पे आए तो मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स में डिफरेंस गिवन है, हराइजन का, स्ट्रेटेजी का, प्रायोरिटी का, आइडेंटिटी का। तो यहाँ जो हराइजन है, हराइजन का मतलब यहाँ स्कोप है, स्कोप, विथ रेस्पेक्ट टू स्कोप, इस सेंस में बात हो रही है कि विथ रेस्पेक्ट टू हराइजन, विच हराइजन, जो कि इस पे गिवन है, सेलिंग इज डैश वेयर इज मार्केटिंग इज डैश। तो सेलिंग इज व्हाट, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्गर टर्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट टर्म लॉन्गर टर्म। तो सेलिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म है, एक सीधा 1-to-1 बंदा है, 1-to-1 बंदा ए इसको कन्विंस कर रहा है, डील कर रहे हैं, ठीक है, तो 1-to-1 है, शॉर्ट टर्म। द मोमेंट डील क्लोज हो गई, ये उसका खत्म हो जाएगा, ए की फोकस सी पे चली जाएगी, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। वेयर इज मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होता है। क्यों लॉन्ग टर्म होता है? क्योंकि हमने इमेज क्रिएट करना है, हमने प्रॉस्पेक्ट्स लाने हैं, हमने मतलब इस तरीके से लॉन्गर टर्म। विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजी, वहीं से मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी, सेलिंग फॉलोज विच स्ट्रेटेजी, whereas marketing follows which strategy। सेलिंग में क्या होता है? सेलिंग में अगर आप देखो तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी? पुल फ्लेट, पुश पुल, पुल पुश, या पुल पुल?
तो अगर आप देखें तो सेलिंग में, और सेलिंग में एक पॉइंट याद रखना क्या था कि आगे से अनविलिंगनेस होगी, अनविलिंगनेस होगी, क्योंकि या तो आपने ओवर प्रोडक्शन कर दी है, या वो गुड कौन सी है, टर्म मैंने बोला था कौन सा था, एक लफ्ज जो मैंने कहा था याद रखना, कौन सी गुड्स है वो, बताओ। आप इसे सुनना चाहते हो, कोई एक बच्चा मुझे बता दे कौन सी गुड्स होती है। वेरी गुड, अनसॉर्ट गुड्स होंगी। तो उस वक्त ना आपको क्या करनी पड़ेगी, सेलिंग। इसका मतलब क्या है, आपको उस उन गुड्स को धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो पुश, सेलिंग के लिए पुश। और दूसरा क्या होता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमने लोगों को अपनी तरफ लाना होता है, लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। तो कौन सा होगा, पुल। ठीक है ना, ये नोट कर लो। सेलिंग में पुश और मार्केटिंग में पुल। सेलिंग में प्रोडक्ट को हम इन वे पुश कर रहे हैं, और मार्केटिंग में हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 259, marketing follows pull strategy is the ultimate purpose of marketing is to generate interest and convince the customer to buy the product. True. Which of the following follows push strategy? Because once a product has been created, the customer needs to be persuaded to purchase the product to fulfill customer needs. किसकी बात हो रही, सेलिंग की। सेलिंग इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग। देखिए ना, मार्केटिंग के बाद सेलिंग आता है। ठीक है ना, मार्केटिंग जनरल, सेलिंग स्पेसिफिक। लीड जनरेट हो गया, अब उसको डील क्लोज करनी है हमने। तो अल्टीमेट रिजल्ट किसका है, मार्केटिंग का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। ठीक है ना, अगर कहा जाए कि ये पेन है, तो पेन की ये नोक होती है, नोक, ये सेलिंग है। ठीक है ना, एंटायर स्ट्रक्चर आपने मार्केटिंग का बनाया, बट अगर ये है ना, ये नहीं हुआ तो कोई फायदा ही नहीं है। डील क्लोज नहीं हुई, सेल नहीं हुई, तो क्या फायदा। तो वो सेलिंग होती है। एक बात याद रखना, हम जिसको मार्केटिंग बोल रहे होते हैं ना, वो हकीकत में सेलिंग होती है। तो अलग अलग चीजें हैं, हम उनको मिक्सअप कर रहे होते हैं। 262, टिपिकल गोल ऑफ मार्केटिंग इज to compete with rival products and outperform the competing product, to maintain the revenue of the organization by offering the product at least price, to generate interest in the product and create leads for the leads are prospects। ये है जो मैंने आपको अभी बताया था, leads and prospects। ठीक है, which of the following is not the activity of marketing? Pricing products and services to maximize on designing innovative products, consumer research। तो यहाँ क्या लिखा है, नॉट द मार्केटिंग एक्टिविटी, जबकि ये सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटी है, इस वजह से नन ऑफ द अबव करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वो पोटेंशियल कस्टमर्स है हमारे, उनको कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स। जो एक्चुअल पेइंग कस्टमर्स, जो पेमेंट दे रहे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस, इस पे कौन सी चीज है जो उस पे फोकस कर रही होती है, सेलिंग। The functions of both marketing and selling rely dash on each other to achieve sales and marketing effect। देखिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, किस हद तक, हैवीली, मॉडरेटली, न्यूरोली, लाइटली। तो मार्केटिंग एंड सेलिंग हैवीली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मार्केटिंग करोगे तो लीड्स जनरेट होंगे, मार्केटिंग करोगे तो आपकी ब्रांड बनेगी और लोग आपकी तरफ आएंगे। जब लोग आपके पास आएंगे, स्पेसिफिक बंदा टू बंदा इंटरेक्शन होगा, तो सेलिंग हो रही होगी। सेलिंग जरूरी नहीं है टेलीफोन पे नोट करना, ये नहीं कि सेलिंग का मतलब ये लोगों को कॉल कर करके उनको नहीं। वो जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ बंदा होता है हमारा, उससे जाके एक बंदा जब आके बात करता है, वो भी सेलिंग हो रही होती है। वहां वो जो आम जबान में नहीं कहते जी घेरना, जी घेर लिया इसने, घेरना, घेर मैं देखा यार घेर रहा था मैं तो नहीं, उसकी बात सुनी। तो ये बेसिकली सेलिंग हो रही होती है। आपको अक्सर वो जो कॉल आ रही होती है इंश्योरेंस से, वो क्या कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक चीज मुझे बताओ कि जब इंश्योरेंस से कॉल आती है, एंड कैसे करते हैं, आपने उसको मना कर दिया, वो क्या कहते हैं, किसी और का नंबर दे दो। मतलब एट द सेम टाइम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स की कलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद उसको कॉल होगी। सेल्स इन्वॉल्व्स डैश विद प्रोस्पेक्ट्स टू परसुएड देम to purchase the product। Sales involves क्या, regularly interacting, directly interacting, indirectly interacting, या none of the above। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अभी अभी मैंने बताया आपको, सेल्स इन्वॉल्व्स क्या, बताओ भी, बताओ 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 बताओ। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है,
बंदा टू बंदा, ठीक है, विद प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कौन है? वो पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, टू परसुएड देम टू परचेज द प्रोडक्ट, इसको सेलिंग कहते हैं। सेलिंग का मतलब वो नहीं है कि 10 रुपए आपने लिए प्रोडक्ट्स को दी, वो एक्टिविटी ऑफ सेल नहीं है, ठीक है, इसमें उसको कन्विंस करना। Dash tends to focus on general population, नोट करना, on general population, or in the case of in any case large sets of people। जैसे मैं मिसाल लूं, सारे पाकिस्तानी, ठीक है, नहीं जी सारे सीए के बच्चे, नहीं जी सारे डॉक्टर्स, मगर एक लार्ज नंबर होगा। Whereas Dash tends to focus on individuals, a small groups of prospects, ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। तो पहला क्या है? पहला है सेलिंग, ब्रांड बिल्डिंग, सेलिंग, बाइंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग या मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो मार्केटिंग का ताल्लुक जनरल से, पॉपुलेशन से, और सेलिंग का ताल्लुक इंडिविजुअल से है। तो बात समझ आ गई? डी इज करेक्ट। The aims and functions of marketing department is to dash products and services based on through marketing research into customer demands। तो क्या करेंगे? डिपार्टमेंट इज टू सपोर्ट, प्रमोट, इंक्रीज, क्रिएट या इंक्रीज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, promote products। Sales function is to dash the marketing department and it ensures that the customers are provided with quality product in timely manner। Sales support करता है, supports। Which of the following shows how to reach the customer and build long lasting relationship? Long lasting relationship, ये सेलिंग तो नहीं हो सकती ना, ऑब्वियसली नॉट, ये मार्केटिंग होती है। गुड बेटा। Marketing targets the construction of dash so that it becomes easily associated with need fulfillment। Targets the construction of क्या? Selling, advertising, brand identity या profit? Brand identity। Which of the following is correct with respect to sales? It is strategy of meeting needs in opportunistic sales की बात हो रही है, opportunistic, individual, method driven by human interaction, ये तो सही है। There's no premise of brand identity, longevity और continuity, वो एक one transaction होती है, ये भी सही है। It's simply ability to meet a need at the right time। सेल में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। The process of marketing involves analysis of market, distribution channels, competitive product services, pricing strategy, sales tracking, मार्केट शेयर एनालिसिस एंड बजट। ये सारा किस में आता है? मार्केटिंग में। जी बिल्कुल मार्केटिंग में आता है। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को नहीं कहते, प्रमोशन को नहीं कहते। सेलिंग फुलफिल्स क्या? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेल्स वॉल्यूम्स ऑब्जेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स या ऑल ऑफ द अबव। तो सेल्स वॉल्यूम्स की इतनी, उसका सेलिंग जो है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रखता है। दिस वाज बेटा कंप्लीट चैप्टर 7 और हमने ये लास्ट 274 एमसीक्यू किए हैं मार्केटिंग पे। इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस के साथ आप जब इनको दोबारा देखोगे और एडेंटिटी पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर से अगर कुछ आता है तो आप कवर कर लोगे, ठीक है। एक सिर्फ लास्ट में मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा इस टेबल को तवज्जो से देख लेना। 127 पेज पे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग का जो टेबल है, जिसमें दोनों की डेफिनेशन, अप्रोच, फोकस, प्रोसेस और स्कोप है, इसको थोड़ा सा आप रीडिंग कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर जो है हमारा चैप्टर, कल मैंने जो क्लास रखी है वो 2 घंटे की रखी है, 4 बजे से लेके और 6 बजे तक। उसमें हम कोशिश करेंगे कि एचआर को कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए। फिर हम इंशाल्लाह परसों भी एक क्लास रखेंगे, कोशिश करेंगे आपका एचआर नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, एचआर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे चैप्टर देखिए बैलेंस रखिएगा, ये ना हो कि पिक एंड चूज करो, कोशिश करो बेटा आपके पास जितना टाइम है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। चैप्टर 8 पे आएंगे, उसके बाद बस जो थोड़ा सा ही एरिया रह गया, इंशाल्लाह हम अगले चंद दिनों में इसको कवर कर लेंगे। तो मुझे तरह बस एक चीज कंफर्म कर लें कि शेड्यूल आईकेप का शेड्यूल के मुताबिक पेपर कब है आपका? 90% सॉल्व हो रहे हैं,
तो पेपर पास बिल्कुल बेटा, इंशाल्लाह सदाम आराम से पास हो जाएगा। आप इसमें कोशिश 100% की करो, 90% भी इज अ वेरी गुड परसेंटेज, इज अ गुड परसेंटेज बेटा। स्नेहा आपका 21, सिद्दीक 19 पे, 19 अप्रैल से बेटा शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। आईटीबी कब है? आईटीबी 22, 21 से स्टार्ट हो रहा है या 22 पे है? 22। अच्छा अब्दुल गफ्फार आपका 19 पे कैसे हो गया? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 सही है, क्योंकि अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें, ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं। तो ठीक है बेटा, आई गॉट योर पॉइंट। तो बेटा अब आज जो है ना 14 है, और ये सब्जेक्ट कम से कम आपकी मेरा ख्याल है अच्छी तैयारी हो रही होगी, और हम चैप्टर 8 पे कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा हिस्सा कवर कर लेंगे, और 14 का मतलब 15 पे हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 को अच्छे लेवल पे कर चुके होंगे, और उसके बाद 2 चैप्टर रह जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर उनको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सारे बच्चों को बहुत बहुत दुआएं, और हमेशा बड़े भाई को दुआ में याद रखना, ठीक है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं आप सारे बच्चों के लिए कि आपके सारे पेपर पास हो जाएं, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। और मैंने जैसे ग्रुप में भी आके बताया था कि चूंकि ये वो टाइम होता है जब वो तिनके का सहारा भी ना बड़ा लग रहा होता है। मैं भी ऑब्वियसली पेपर देख के आया हूँ, सीएसएस का इम्तिहान पास किया, तो वो लास्ट मिनट में बड़ी जरूरत फील होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सबको मैंने कहा कि आप लोगों ने करना क्या है, वो जो आपके दोस्त हो ना, जिनको आइडेंटिटी का नहीं पता, जिसको इस कोर्स का नहीं पता, अच्छा वो सारे क्लासेस नहीं भी अटेंड कर पाएंगे, अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो पीडीएफ देख लेंगे, वो आइडेंटिटी पे जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ ना कुछ उनका भला हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को भी बताएं, ताकि बहुत शुक्रिया बेटा, नहीं मेरे लिए तो बेटा आपकी दुआएं चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा वही है कि भाई कर भला तो हो भला, ठीक है ना। जहाँ जहाँ जिंदगी में मौका मिले कुछ करने का, तो जरूर करें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देता है। और चूंकि मैं आपको एक बात बस बताऊं, ये वो सब्जेक्ट है, याद रखना, ये वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें पैसा कमा के देगा। मैं आपको बताऊं बाकी सब्जेक्ट्स में इतना बंदा नहीं कमाता, ये इतना जबरदस्त हो, ये ना आप इस बुक पे नहीं जाना, ये बुक अजीब से उन्होंने टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है, कोई पिक्चर नहीं कुछ नहीं, मतलब एक इतना टेक्स्ट डाल दिया, तो आपको शायद बोरिंग लगी हो, मगर एक बात बताऊं मैं आपको, सारे बिजनेस के आइडियाज इसमें मौजूद है, एवरीथिंग इज देयर। कभी भी जिंदगी में आपको बिजनेस करना हो ना, कोई किताब नहीं पढ़ना, बस आई की बुक पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं टैक्स पढ़ाता हूँ 15 साल से ना, मैं आई की बुक यूज नहीं करता, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यूज करता हूँ, मैं अपने टैक्स मिनी नोट्स यूज करता हूँ, मैं बहुत सारे और, मगर मैं बुक नहीं यूज करता क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी। मगर ये वो बुक है बेटा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जब, और बिजनेस का सोचना जिंदगी में, नौकरी जो है ना, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें बिजनेस से पूरी होती हैं। तो जबरदस्त बिजनेस मुझे जो है ना वो पढ़ने का शौक है, करने का शौक है, हूँ टैक्स ऑफिसर, बट ये सारी चीजें बंदा अलग अलग टाइम पे देख रहा होता है। तो मैं आपको एक तो बात बता रहा था, ये इसलिए मैंने सोचा यार ये मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, इसको अलग लेवल पे लेके जाके बच्चों की मैं खिदमत कर सकता हूँ। और मैं अगर इस पे चाहता, पेड रखता, ठीक है, पेड रखने की सूरत में इतने बच्चों को खिदमत नहीं कर पाता। अब इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए बेटा, और इसीलिए कोशिश करना बाकी बच्चों तक भी इसको पहुंचाएं, ठीक है मेरे बच्चों, खुश रहो, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं चैप्टर 8 के साथ, ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।